हेलो एवरीवन, आचार्य श्री महाप्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमारी बीएससी बीएड 4th ईयर की क्लास चल रही थी जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे, यानी संक्रमण धातु संकुलों में इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा। मैंने आपको पिछली क्लास में एक टर्म सिंबल निकालना बताया था और ऑर्गल डायग्राम बनाना बताया था, जिसमें एक छोटी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी। वो मिस्टेक मैं आज इस क्लास में वापस ठीक करवाना चाहती हूँ। वो मिस्टेक ये हो गई थी, जब मैंने आपको F3 को इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है, इसका मैंने टर्म सिंबल निकाला था, तो मैंने इसके लिए जो है ये आपको ये बताया था। ये मैंने आपको 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भर के आपको जो है S की वैल्यू तो 3/2 बता दी थी, लेकिन L की वैल्यू जो है मैंने इसको +3 +2 और ये +1, यानी 3 + 2 5 और 1 6 ही होता है। मैंने वहाँ पे 7 लिख दिया था बाय मिस्टेक। अब आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे L की वैल्यू जो है 6 प्राप्त हो रही थी, L की वैल्यू 6 प्राप्त हो रही थी, मतलब यहाँ पे L + S से लगाकर L - S ये वैल्यू भी हमको करेक्ट करनी थी। जो मैंने जो है यहाँ पे ये जैसे 6 - 3/2 अपन करेंगे तो यहाँ पे अपने पास 9/2 आएगा, 9/2 आएगा। तो ये चीज़ आप करेक्ट कर लेना। ये चीज़ मैंने आपको 7 लिखवा दी, आप उसको 6 कर दीजिएगा और ये उसको थोड़ा ध्यान से वापस देखिएगा, ठीक है। जब मैंने इसके लिए वापस टर्म सिंबल निकाल के बता देते हैं कि 2s + 1 L और ये J आपका फॉर्मूला था। 2s + 1 करेंगे हम, 2 × S हमारे पास 3/2 है +1, यानी 2 से 2 ये 4 तो आपके पास ये आ ही रहा था। जब L की वैल्यू 6 है तो आपके पास देखिए 0 1 2 3 4 5 6 ही हो गया। S P D F G H I आपके पास यहाँ पे उपकोष आ रहा था, जबकि मैंने 7 लिख दिया था तब यहाँ पे J आ गया था। सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पे जो है I आ गया और J की वैल्यू यहाँ पे 9/2। आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा, वो बाय मिस्टेक गलती से हो गया, आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब एक टॉपिक आता है, हमारा नया टॉपिक आता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? ये स्पेक्ट्रो रासायनिक सीरीज कोई है। ये क्या होती है कि जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है कि डी कक्षकों का क्या होता है? विपाटन। डी कक्षकों का आपको पता है विपाटन होता है। कोई निम्न ऊर्जा स्तर पे आ जाते हैं और कोई उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। तो ये विपाटन किस आधार पर होगा? इसके लिए एक जो है सीरीज बनाई गई कि अलग अलग प्रकार के लिगेंड है जो उस विपाटन को प्रभावित करेंगे। किस प्रकार प्रभावित करेंगे? जो विपाटन को अधिक करवाएगा, मतलब जो इसके बीच में स्प्लिटिंग अधिक करवाएगा। मतलब आप ये मान लीजिए यहाँ पे डी कक्षक थे, एक तो विपाटन हो रहा है यहाँ और एक डी कक्षक मान लीजिए और एक विपाटन हो रहा है ये। मतलब विपाटन किसके बीच में ज़्यादा हो रहा है? ये आपके पास विपाटन ज़्यादा हो रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो जिसकी विपाटन ऊर्जा ज़्यादा होगी वो प्रबल लिगेंड होगा, और जो कम ऊर्जा से विपाटित करेगा यानी विपाटन ऊर्जा इसकी कम होगी वो दुर्बल लिगेंड होगा। प्रबल लिगेंड यानी उसके विपाटन की ऊर्जा, मतलब वो कितना उसको कक्षक को स्प्लिट कर सकता है, विपाटित कर सकता है, उसके बेस पे एक सीरीज बनाई गई जिसको हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा, ठीक है। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहा। अब इसमें मैंने आपको बताया कि जो दुर्बल लिगेंड से प्रबल लिगेंड की ओर बढ़ते हुए क्रम में हमने एक सीरीज बनाई। ये सीरीज क्या है? ये आप देखिए कि अगर आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, CO कार्बोनिल है, साइनाइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, फिनेंथ्रोलिन है, आपके पास ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन है, डाइपाइरिडीन है, डाइपाइरिडाइल, ये है इथाइलिन डाइएमीन है, ये एमीन है, ये पाइरिडीन है, ये थायो आइसोसाइनाइड है, ये
एक्वा है, आपके पास वाटर है। इस प्रकार ये आपके पास इतने सारी आपकी लिगेंड है। इनमें जो हम जब इसको बढ़ते हुए क्रम में, यानी ये प्रबल क्षेत्र के लिगेंड है, यहाँ पे प्रबल क्षेत्र के बढ़ते हुए क्रम में जब हमने एक श्रेणी बनाई तो हम इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें जिन लिगेंड का मान ये यहाँ बढ़ता जा रहा है, वो जो है जब कक्षकों की स्प्लिटिंग करवाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी से करवाएंगे, और जो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होंगे वो जो है इसको कम ऊर्जा के मान से स्प्लिट करवाएंगे। ये हो गया, क्या हो गया कि स्प्लिटिंग कैसे होगी, कौन सा लिगेंड प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा और कौन सा लिगेंड जो है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा, इसके बेस पे हम, इस श्रेणी के बेस पे, इस सीरीज के बेस पे हम पता लगा सकते हैं। ये बात हो गई। अब आपके सिलेबस में एक और चीज़ डिफाइन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपकी सीरीज आपको जो आप स्पेक्ट्रा बनाते हैं उसमें काम आएगी कि कौन सा प्रबल क्षेत्र लिगेंड है और एक कौन सा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। जब आप CFT पढ़ते हो, कि आपको जब CFT पढ़ते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कौन जो है प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा और कौन दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा। इन लिगेंड के कारण जब हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो तभी हम डिफाइन कर सकते हैं कि आंतरिक फील्ड कक्षक वाला बनेगा कि बाह्य फील्ड कक्षक वाला बनेगा। ये आपकी CFT में काम आती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब अपना अगला टॉपिक है, एक टॉपिक आपके सिलेबस में वो डिफाइन है कि जो है टाइटेनियम हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, ये 3+, ये जो आपका है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसके लिए आपको इसके स्पेक्ट्रा की आपको स्टडी करनी, इसके स्पेक्ट्रा को आपको डिफाइन करना है कि इसका स्पेक्ट्रा किस प्रकार का होगा। इसका स्पेक्ट्रा इस प्रकार का होगा कि इसमें जो है आप देखिए टाइटेनियम है, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब आप इसमें पता लगाइए कि जो Ti की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। Ti की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 3 हो जाएगी। 3 कैसे होगी, तो हम जब आपको पता है एक्वा जो लिगेंड है वो अपना उदासीन लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी जो बाहर चार्ज है वो ही अंदर चार्ज होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स के बाहर और कॉम्प्लेक्स के अंदर चार्ज को अपने को इक्वल करना है, तो ये +3 अपने पास चार्ज आ गया। ये आपका टाइटेनियम था, ये आपका Ti 3+ हो गया। ठीक है, हम इसके लिए जब बात करते हैं तो बात करूँ कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन अपने को निकालने हैं। 3 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ से निकलेंगे और 1 यहाँ से निकलेगा, यानी यहाँ पे विन्यास अपना क्या हो जाएगा, 3d1 विन्यास हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका जो स्पेक्ट्रा की स्टडी करें, कुछ बातें मैं इसके लिए बताऊँ तो इसके लिए मैं एक ये बता सकती हूँ कि इसका जो विन्यास है, यहाँ पे Ti जो है +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, पहला पॉइंट। यहाँ Ti जो है टाइटेनियम जो है +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। दूसरी हम बात करें, हमको इसकी स्टडी करनी है, इसके बारे में हम क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं वो हमें बताना है। दूसरा कि मैं बात करूं कि इसका जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, 3d1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मतलब इसमें d इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसका d इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1d, इसमें 1d इलेक्ट्रॉन है। अब आगे मैं बात करूं कि इसमें अपन और क्या लिख सकते हैं, और इसका बात कर सकते हैं कि इसमें जो है 6 लिगेंड अष्टफलकीय रूप से इसके साथ में बॉन्ड बना रहे हैं, यानी इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, यानी अष्टफलकीय इसकी स्ट्रक्चर होगी। ये होगी इसकी स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब ये आता है, एक बात और आती है कि ये जो है किस रेंज में अवशोषण देता है, तो ये अवशोषण देता है 20,300 सेंटीमीटर इन्वर्स में ये अवशोषण देता है। अब आता है कि ये किस रंग का होता है, तो रंग का तब हम बात करेंगे, मतलब कब आती है रंग की बात, जिस रंग को वो अवशोषित कर रहा है। एक रंग उसने अवशोषित करा और जो अवशोषित नहीं हुआ वो परावर्तित होता है। ठीक है, जो परावर्तित रंग होगा वो ही हमें दिखाई देता है। तो ये जो है हरे पीले रंग को अवशोषित करता है,
हरे पीले रंग को अवशोषित करता है तथा बाद में पीछे कौन सा बच जाता है, लाल और बैंगनी बचता है, लाल और बैंगनी रंग बचता है। तो हरे पीले रंग को अवशोषित करने के बाद लाल बैंगनी रंग बच गया, तो इस कॉम्प्लेक्स का रंग जो है हमें लाल रंग का दिखाई देता है, लाल बैंगनी या फिर लाल कलर का हमें ये कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है। ये बात आ गई। अब हम बात करें इसके लिए हम और क्या इसकी कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। इसका अवशोषण हो गया। अब देखिए इसकी जो है आप देख रहे हो, इसमें जब हम इसका ऊर्जा अवस्था चित्र बना हुआ है। अगर मैं यहाँ डी कक्षक थे हमारे पास, जब लिगेंड इसके पास में बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे, लिगेंड बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे, तो ये नीचे T2G और EG में स्प्लिट हो जाएगा। ये T2G और EG में स्प्लिट हो जाएगा। T2G में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितने, T2G में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि इसके पास D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ T2G में 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा। अगर हम इसकी बात करें कि ग्राउंड स्टेट में इसकी अवस्था क्या होगी, तो ये T2G में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। जैसे ही ये ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें निम्नतम अवस्था में, तो T2G में 1 इलेक्ट्रॉन है और EG में यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है। यही बात आएगी। अब जब हम इसको ऊर्जा देंगे, ये ऊर्जा ग्रहण करेगा। ऊर्जा ग्रहण करने से ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा, EG में। यानी अगर मैं कहूँ कि एक्साइटेड स्टेट यानी उत्तेजित अवस्था में इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G और EG। ये हमारे पास है T2G और EG, T2G और EG, और T2G को मैं कर दूंगी 0 और EG को मैं कर दूंगी 1। ये बात हो गई। T2G 0 और EG 1 हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में क्या होगा और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा। एक स्थिति और आती है कि देखिए आप, जब हम ये पढ़ रहे थे, ये चीज़ है कि T2G है यहाँ पे और यहाँ पे EG है। T2G जब हम इसको ऊर्जा देंगे तो ये एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, DD ट्रांजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, DD ट्रांजिशन। लेकिन लेपोर्टे ने अपना चक्रण नियम, वो सिलेक्शन रूल बताया था। लेपोर्टे ने क्या बताया था कि D से D जो ट्रांजिशन होते हैं वो अलाउ नहीं होते, यानी फॉरबिडन होते हैं। जो DD ट्रांजिशन है वो फॉरबिडन होते हैं, फॉरबिडन है। वो तो बाद में उन्होंने रिलैक्सेशन दिया था, लेकिन एक तरीके से देखें तो ये लेपोर्टे फॉरबिडन हो गए। तो जब अब किसी चीज़ के खिलाफ हम, ये फॉरबिडन है, हमें कह दिया कि ये नहीं करना है, फिर भी हम कर रहे हैं, तो उसकी एक दुर्बल पीक प्राप्त होती है, यानी इसकी तीव्रता कम होती है। इसकी तीव्रता कम होती है। क्यों इसका दुर्बल बैंड प्राप्त होता है, क्यों दुर्बल बैंड प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें जो है ये DD ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, इसलिए। ठीक है, ये बात हो गई कि हम इसके स्पेक्ट्रा की ऐसे स्टडी कर सकते हैं कि इसमें लिगेंड कितने हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, इसमें आवृत्ति कितने की है, ये किस ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है, किस रेंज की ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है, और ये कौन सा कलर शो कर रहा है, इसमें DD ट्रांजिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस प्रकार हम इसकी सब चीज़ों को वेल डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ इसके बारे में, एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको कि इसका एक चौड़ा बैंड प्राप्त होता है। 20,300 मैंने आपको बताया, 20,300 पे आपको इसका एक चौड़ा बैंड प्राप्त होगा। ये आपको चौड़ा बैंड प्राप्त हो रहा है। और इसकी जो तीव्रता है, वो आपको कम तीव्रता वाला बैंड प्राप्त होगा। कम तीव्रता वाला बैंड प्राप्त क्यों होगा, आपको पता है कि DD ट्रांजिशन नहीं होते DD ट्रांजिशन, लेकिन हो रहा है, इसलिए इसका कम तीव्रता वाला बैंड प्राप्त होता है। अब मैंने आपको जब ऑर्गेल डायग्राम बनाना सिखाया था, ऑर्गेल डायग्राम जब हमने पढ़ा था, ऑर्गेल डायग्राम में क्या था, मैंने आपको ये नीचे ये नहीं बताया था, इसमें मैंने आपको बताया था ये तो अपनी एनर्जी थी, ये मैंने ऐसे डिफाइन नहीं किया था, मैं यहाँ कर रही हूँ। मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखाया था, ये यहाँ पे 2D था। 2D जब हमने D1 के लिए बात करी थी तो इसका टर्म सिंबल 2D आया था, और हमने इसकी स्प्लिटिंग ऐसे कराई थी T2G। और ये आपके पास देखो, आपके पास 2D है तो आप 2 को ऊपर लिख दीजिए, ये EG है
और ये 2 है, तो ये आप डी लिख दीजिए। ठीक है, ये 2 आपको ऊपर लिखना है। और नीचे आती है लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ आती है, साइड में एनर्जी आती है, एनर्जी यहाँ बढ़ती जा रही है और हमको इस प्रकार इसकी ऑर्गेल ऊर्जा अवस्था चित्र बनानी है। यानी हम इसको ऑर्गेल ऊर्जा चित्र को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी और लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के बीच में जब हम ग्राफ एक प्लॉट करते हैं, जब हम ये बनाते हैं, तो इसको अपन ऑर्गेल ऊर्जा अवस्था कहते हैं। ये चीज़ हो गई। आप उसमें करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ी, मैंने आपको ओनली डायग्राम बनाना सिखाया था, आप इसको ग्राफ के रूप में ऐसे बना सकते हैं। ये हो गया। और आप जो मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट निकालनी सिखाई थी, उसमें भी आप 2-4 एग्जाम्पल और लेके सोल्व कीजिएगा ताकि आपको बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस हो सके। और जो मैंने आपको पिछली क्लास में ये वही F3 वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ बता दी थी मिस्टेक, वो आप करेक्ट कर लीजिए। थैंक यू।